हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधों एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग और ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा भूमि में अवशेषित जल यानी कि H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। आगे है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। आगे देखते हैं ये रिएक्शन जो है, तो यहाँ पर देखते हैं 6CO2 ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O ये हो गया हमारा जल। अब जो है सूर्य के प्रकाश में और पर्णहरित के मौजूद सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित के दोनों की मौजूदगी में अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनकर हमारा रिएक्शन क्या बनेगा देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बनेगा जो बनेगा C6H12O6 ये हो गया हमारा ग्लूकोज प्लस 6H2O ये हो गया हमारा जल प्लस 6O2 ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो रिएक्शन करवाने पे हमें ये मिला। आगे देखते हैं अब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें पहला देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब दूसरा है हमारा जो वो है स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तीसरा है हमारा इसमें क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके जो है 4 घटक हैं। पहला है क्लोरोफिल A, दूसरा है क्लोरोफिल B और तीसरा है कैरोटीन और चौथा है हमारा जेंथोफिल। ठीक है, अब जो हमारा क्लोरोफिल A है और क्लोरोफिल B है इन दोनों को देखते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने एरो का चिन्ह लगाया है यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं इसमें क्लोरोफिल A एवं B हरे रंग का जो है होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ये दोनों हरे रंग के होते हैं और ये ऊर्जा का जो है स्थानांतरित करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। ये दोनों जो है प्रकाश संश्लेषण के केंद्र माने जाते हैं। अगला है हमारा क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में जो है मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। आगे है क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। अगला नंबर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन ऑक्सीडेशन अपचयन रिडक्शन की अभिक्रिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। अगला है हमारा पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से प्रसरण द्वारा CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है, यानी कि वायुमंडल से विसरण द्वारा डिफ्यूजन द्वारा जाता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल में अपघटन से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 अवस्थाओं में होती है। पहला है जो है हमारा प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा है हमारा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया।
तो पहले देखते हैं पहला प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या होता है। यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। दूसरा है हमारा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल से स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। अब देखते हैं आगे वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। पौधों के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ जाना ही वाष्पो उत्सर्जन हमारा कहलाता है। आगे है, दूसरे शब्दों में अगर हम माने तो वाष्पो उत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पादप सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ता है। जल पौधों में अस्थायी होता है। जल की पर्याप्त मात्रा वाष्प के रूप में पत्ती की निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम से निष्कासित हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब वाष्पो उत्सर्जन में जल का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित छोटे छिद्रों, जिन्हें रंध्र कहते हैं, के द्वारा होता है। सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं के स्फीति में बदलाव से होता है। आगे देखते हैं अब वाष्पो उत्सर्जन के प्रकार। पहला है इसमें पत्रीय वाष्पो उत्सर्जन। इसमें क्या है, पत्रीय वाष्पो उत्सर्जन में लगभग 80 या 90% पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। दूसरा है हमारा उपत्तचीय वाष्पो उत्सर्जन। यह पौधों की त्वचा या छाल द्वारा होता है। इससे कुल जल की लगभग 3 या फिर 8% हानि होती है। तीसरा है हमारा उपत्तचीय वाष्पो उत्सर्जन। ये क्या होता है देखते हैं, तो बाह्य त्वचा की ऊपरी सतह पर उपत्वचा पाई जाती है, जिससे थोड़ी मात्रा में 3 से 9% वाष्पो उत्सर्जन होता है। वास्तव में उपत्वचा का मुख्य कार्य वाष्पो उत्सर्जन को कम करना है। आगे है देखते हैं, चौथा है हमारा बिंदुस्राव। बिंदुस्राव क्या है, बिंदुस्राव सामान्यतः रात्रि के समय होता है। इसमें पत्तियों के किनारों से जल बूंद बूंद के रूप में निकलता है, जिससे स्राव द्वारा निकला जल वास्तव में जलीय विलयन होता है, जिसमें कार्बनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, अनेक एंजाइम तथा शर्करा पाई जाती है। इसका मुख्य कारण धनात्मक मूल दबाव है। आगे देखते हैं अब जंतु जगत, एनिमल किंगडम। इसमें देखते हैं, जंतु भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इसलिए जंतुओं को उपभोक्ता कहा जाता है तथा पादपों को उप उत्पादक कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों, अब अरस्तु ने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिया एनिमलियम में 550 प्रकार के जंतुओं की रचना की है। कहीं कहीं पुस्तकों में दोस्तों 500 प्रकार की जो है रचना की है, कहीं कहीं 550 दो प्रकारों से मिलता है तो रचना की गई है। इसमें देखते हैं स्वभाव एवं वर्गीकरण किया है, इसीलिए इसे जो है इन्हें जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है।
इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अब। और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। लैंगिक जनन जो होता है नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। जंतु जगत को जो है दो आसमूहों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा है हमारा बहुकोशिकीय प्राणी। तो इसमें देखते हैं बहुकोशिकीय प्राणी जो है बहुकोशिकीय जंतुओं को 10 संघों में विभाजित किया गया है। इसमें देखते हैं पहला जो है हमारा वो है पॉरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा और तीसरा है हमारा प्लेटी हेलमिन्थीज और चौथा है हमारा निमेटोडा, पांचवा है हमारा एनिलिडा, छठा है आर्थ्रोपोडा, सातवां है मॉलस्का और आठवां है इकाइनोडर्मेटा और नौवां है प्रोटोकार्डेटा, 10वां है हमारा कार्डेटा। आगे देखते हैं जंतु ऊतक एनिमल टिश्यूज। इसमें देखते हैं कार्य के आधार पर जंतु कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं इसमें जंतु कई प्रकार के होते हैं तो एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय ऊतक का। आगे देखते हैं एपिथेलियम ऊतक जो है ये 2 प्रकार का होता है हमारा। पहला है आवरण एपिथेलियम ऊतक और दूसरा है हमारा ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। तो जो आवरण एपिथेलियम ऊतक है इसे 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला तो है हमारा स्तंभी एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है घनाकार एपिथेलियम ऊतक और इसमें तीसरा है सल्की एपिथेलियम और विशेषीकृत एपिथेलियम है। अब देखते हैं जो स्तंभीय एपिथेलियम है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है हमारा इसमें सामान्य स्तंभ एपिथेलियम और दूसरा है हमारा अस्तरित स्तंभीय एपिथेलियम। इसमें देखते हैं यहाँ पर देखते हैं एक कोशिकीय ग्रंथियां और बहुकोशिकीय ग्रंथियां। ग्रंथियों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एक कोशिकीय ग्रंथियां और दूसरा है बहुकोशिकीय ग्रंथियां। तो एक कोशिकीय ग्रंथियां में जैसे हो गया है म्यूकस सेल्स और बहुकोशिकीय ग्रंथियां में जैसे पहला है स्वेद एवं तेल ग्रंथियां, दूसरा है हमारा जैसे लार ग्रंथियां हो गई और तीसरा है हमारा जैसे स्तन ग्रंथियां हो गई। आगे देखते हैं अब मानव शरीर में रुधिर, लसिका, अस्थि, उपास्थि आदि संयोजी ऊतकों का उदाहरण होते हैं। रुधिर एवं लसिका तरल संयोजी ऊतक हैं तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं इसके अतिरिक्त आंतरिक अंगों की दीवारों में भी यही ऊतक पाया जाता है। आंतरिक अंगों की दीवारों में भी यही ऊतक पाया जाता है। हमारे शरीर में वसा त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक के रूप में संचित हो जाती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई दोस्तों। ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हुआ। जो आगे वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।